गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, ईद मुबारक। थैंक यू संध्या, थैंक यू महक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू चेतना, थैंक यू सलोनी, याशिका, श्रद्धा। ईद मुबारक सभी को। चलिए, थैंक यू। पार्टी? भाई, ऋषु पूछ रहे हैं सर पार्टी किया जाए। अरे भाई, पार्टी अपन तब करेंगे, अपनी असल पार्टी कब होगी? जब मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे। और जब तक पार्टी अपने को नहीं करना है, चाहे आप हो या मैं हूं, हम लोगों को दोनों को लगे रहना है जब तक अपना सिलेक्शन नहीं हो जाता है ना। एक बार मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएं और फिर तबीयत से पार्टी करेंगे। विक्ट्री सेलिब्रेशन होता है ना यहाँ पे, करेंगे तबीयत से, है ना। ठीक है भाई। बाकी तो देखो, मैं एक बात कहूँ कि मेडिकल एग्जाम की जो तैयारी करता है ना, कोई मजाक नहीं है। मेडिकल कॉलेज में दाखला लेना इतना आसान नहीं है। 15 लाख के करीब बच्चे बैठते हैं, तो बेटा कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है ना। 15 लाख के करीब बच्चे बैठते हैं। तो जो सोचता है कि भाई यहाँ पर मजाक, जो समझ रहा है कि भाई चलते फिरते जब मर्जी पड़ेगा पढ़ लेंगे अपन सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए बहुत कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बहुत कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। ना तो कोई ईद, ना तो कोई दिवाली। जब तक मेडिकल कॉलेज में नहीं चले जाते, हमें और किसी चीज से लेना देना है ही नहीं। वंस वी विल गेट इनटू द मेडिकल कॉलेज, हर दिन ईद करेंगे, हर दिन दिवाली करेंगे, है ना। जिस दिन मेडिकल कॉलेज में चले गए उस दिन हर दिन ईद होगी, हर दिन दिवाली होगी। बाकी तो फिर अपनी असल खुशी तो वही होगी भाई। मेन खुशी क्या होता है? मेन खुशी तो यही होता है कि जो अपना मेन लक्ष्य हो, टारगेट हो, उसको हासिल कर लिया, उससे बड़ी खुशी क्या होगी? है कि नहीं? तो मेन है कि मंजिल पर एक बार आप पहुंच जाएं, फिर उसके बाद से अपन, आप भी ईद मनाएं, आप भी दिवाली मनाएं, हम भी ईद मनाएं, हम भी दिवाली मनाएं। बड़ा अच्छा, बहुत खुशी होती है जब हमें हमें कॉल करके बोलते हैं आप में से कोई के सर हमारा सिलेक्शन हो गया। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। लगता है कि हाँ ठीक है, पूरा साल हमने मेहनत किया, तो वो जो एनर्जी मिलती है हमें फिर से पूरे नेक्स्ट ईयर की, वो पूरी एनर्जी वहीं से मिलती है जब आपका रिजल्ट आता है। और फिर हम लोग अपने काम से फिर से जो है शुरुआत कर देते हैं। ठीक है। सो वी विल डू द पार्टी व्हेन यू विल गेट इनटू द मेडिकल कॉलेज। ठीक है भाई, आइए काम की बात शुरू करें। ओके। आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस उम्मीद यही करता हूँ, पूरी मेहनत आप भी करें, हम भी करें, आप लोग मेडिकल कॉलेज में पहुंचे। ठीक है। आज फिलहाल अपनी एक आखिरी क्लास होगी, और उसके बाद से फिर एक वीक के बाद आना है मुझे, कुछ काम है मुझे घर पर जरूरी, इसलिए मुझे निकलना पड़ेगा। अब वहाँ क्या है, नेटवर्क कनेक्शन में दिक्कत आएगी। ठीक है ना। चलिए आइए शुरुआत कर रहे हैं भाई। हमने प्रोटीन सिंथेसिस की जो बात किया था, हमने प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बात किया था, उसमें हमने बोला था प्रोटीन सिंथेसिस कुल कितने स्टेप में कवर किया था? कुल 3 स्टेप में हमने कवर किया था। उस 3 स्टेप में से बेटा हमने 2 स्टेप की बात तो पहले ही कर ली थी, है ना। हमने 2 स्टेप में बात कर ली थी। और वो 2 स्टेप, पहला क्या था भाई? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, जो कि आपने 2 बार सुन लिया। एक बार तो टीआरएनए पढ़ाया था जब समझा दिया था, और एक बार कल मैंने रिवाइज करा दिया था। एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम क्या होता है बेटा? उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम है अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, है ना। और अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम के पास 2 बाइंडिंग साइट है। एक तो बाइंडिंग साइट होता है अमीनो एसिड का, और दूसरा होता है एटीपी का, है ना। ये दो चीजें बाइंड होंगी, और इनसे बाइंड होने के बाद हमने कहा था 2 फॉस्फेट हट जाता है, और बचा हुआ जो कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको कहते हैं अमीनो असाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, वही होता है एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, रेडी टू ज्वाइन विद द टीआरएनए। तब हम चले जाते हैं दूसरे स्टेप में, जिसको कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या लोडिंग ऑफ टीआरएनए। और उसमें आप सबको पता है कि अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और टीआरएनए के तीसरे एंड से ईस्टर बॉन्ड से जोड़ दिया जाता है एंजाइम एक्शन करा करके। फिर उसके बाद से हमने कहा था कि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस जो होगा उसका तीसरा स्टेप, और तीसरे स्टेप को भी मैंने कहा था 3 स्टेप में होता है। प्रोटीन सिंथेसिस का तीसरा स्टेप और तीसरा स्टेप भी अपने आप में 3 स्टेप में होता है। और वो जो तीसरे स्टेप का पहला स्टेप है, उसको हमने कहा इनिशिएशन।
और इनिशिएशन के लिए हमने बोला था कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, अब वो रिक्वायरमेंट्स कहाँ कहाँ यूटिलाइज होंगी वो अभी आपको थ्योरी में दिख जाएगा, है ना, जो हमने आपको बताया था। पहली बात मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि बेटा इस टॉपिक से, जो ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस वाला जो टॉपिक है, इससे क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। इससे क्वेश्चन जो बनता है बेटा, एक तो सीक्वेंस पैटर्न पर, मतलब किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आता है ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। क्या चीज ध्यान रखना है? स्टेप बाय स्टेप चीजें ध्यान रखनी है। और दूसरा क्या चीज ध्यान रखना है, कौन कौन से जगह पर किस किस फॉर्म में एनर्जी का यूज हो रहा है, ठीक है। एक तो सीक्वेंस में ध्यान रखना है चीजों को, और दूसरा किस किस जगह पर कौन कौन से फॉर्म में एनर्जी का यूज हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर सबसे पहला मैंने स्टेप बताया था एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, जरा बताओ वहां पर कोई एटीपी यूज हुआ था क्या? हुआ था, है ना, एटीपी यूज हुआ था। तो यही ध्यान रखना है, पहला स्टेप क्या है, एनर्जी क्या लगा। दूसरा स्टेप में अगर मैं बोलूं चार्जिंग या लोडिंग ऑफ टीआरएनए, क्या बेटा वहां पर कोई एटीपी या जीटीपी लगा? नहीं लगा, है ना। बस ध्यान यही रखना है कि स्टेप बाय स्टेप चीजें और कहां पर एनर्जी खर्च हो रही है वो, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं आज प्रोटीन सिंथेसिस के तीसरे स्टेप का। पहला स्टेप इनिशिएशन। इनिशिएशन में मैं आपसे बताऊं बेटा, ध्यान से सुनना, मैं स्टेप बाय स्टेप चीजें बता रहा हूं। सबसे पहले एमआरएनए से कौन आकर के जुड़ता है? राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट। तो एमआरएनए से सबसे पहले क्या जुड़ता है? स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। फिर आता है चार्ज्ड टीआरएनए, और फिर उसके बाद से जुड़ता है लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। पहले क्या हुआ? एमआरएनए से स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जुड़ा, फिर क्या आया? चार्ज टीआरएनए। टीआरएनए अपने एंटीकोडॉन और एमआरएनए के कोडॉन से पेयरिंग करके, और फिर उसके बाद से लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जुड़ता है। यानी कुल मिलाकर के ये स्टेप समझ में आया किस तरह से चलना है। एमआरएनए से पहले कौन आएगा? राइबोसोम की छोटी इकाई, स्मॉलर सब यूनिट। फिर क्या आएगा? चार्ज टीआरएनए। फिर क्या आएगा? लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। आइए जरा देखते हैं इसी को विथ डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन, ठीक है। डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं। ये है बेटा, मान लो कि एमआरएनए। आप सबको पता है बेटा कि एमआरएनए के अंदर एक तो स्टार्ट कोडॉन होगा जहां से प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, ठीक है। अब ये है बेटा एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जिसको कह रहे हैं हम शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। तो ये क्या होता है बेटा, स्टार्ट कोडॉन से कुछ बेस पहले, लगभग 4 से 12 बेस पहले 8 बेस का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 8 बेस, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 8 बेस। तो स्टार्ट कोडॉन से कुछ बेस पहले कह लो, या 4 से 12 बेस पहले 8 बेस का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसको कहते हैं शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस, जिसको शॉर्ट में एसडी सीक्वेंस के नाम से भी जानते हैं। ये भी साइंटिस्ट के ऊपर नाम है जिसने ये बात को खोजा था, ठीक है ना। शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस भी साइंटिस्ट के ऊपर नाम दिया गया है। अब ये 8 बेस का स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या है ये हमें याद नहीं रखना। जैसे मान लो यहाँ पर यू होगा, फिर यहाँ ए होगा, और भी सीक्वेंस है, मैं लिखना नहीं चाहता, नहीं तो आपको खाली फोकट में याद करना पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखना है, स्टार्ट कोडॉन से कुछ बेस पहले कितने बेस का स्पेसिफिक सीक्वेंस है, जल्दी बताओ। 8 बेस का। अब वो क्या है वो हमें याद नहीं रखना है, बस स्टार्ट कोडॉन से कुछ बेस पहले 8 बेस का स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, और उसका नाम क्या कर दिया बेटा हमने, क्या दे दिया? शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस, ठीक है। एंड दिस वी आर टॉकिंग अबाउट इन प्रोकैरियोट्स, ये हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस नहीं होता। शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस इज एब्सेंट इन यूकैरियोट। अब यूकैरियोट में कैसे स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जुड़ेगा वो बात की बात है, बाद में अपन देखेंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस इज एब्सेंट इन यूकैरियोट, ठीक है। अब क्या हुआ, ये है भाई, अब अटैचमेंट होगा स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। मैंने क्या बताया, यहां पर एमआरएनए से राइबोसोम की छोटी इकाई सबसे पहले जुड़ेगी। अब ये रहा भाई यहाँ पर एमआरएनए हमने बोला था स्टार्ट कोडॉन, और यहाँ पर कुछ बेस होगा जो इस डायग्राम में शो नहीं किया है, दूसरे डायग्राम में। और हमने कहा कुछ बेस पहले 8 बेस का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसको शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस कहते हैं। साइंटिस्ट के ऊपर नाम दिया गया है शाइन डेलगार्नो, जिन्होंने ढूंढा था इस 8 बेस के स्पेसिफिक सीक्वेंस को, इसीलिए शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस नाम आ गया, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या होता है, राइबोसोम की देखो ये छोटी यूनिट आकर के जुड़ी सबसे पहले। अब जरा बताना बेटा एक बात, ये हम चीज जो डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं प्रोकैरियोट के रेफरेंस में। अब प्रोकैरियोट के रेफरेंस में जब डिस्कस कर रहे हैं तो राइबोसोम की छोटी इकाई जो होती है, स्मॉलर सब यूनिट, उसमें कौन सा आरआरएनए प्रेजेंट होता है, जरा बताओ तो कौन सा आरआरएनए प्रेजेंट होता है? 16S। भाई 30S तो छोटी इकाई का नाम हो गया। अब 30S में 16S का आरआरएनए होता है ना, तो ये देखो यहाँ पर 16S आरआरएनए प्रेजेंट है। अब इस 16S आरआरएनए में क्या प्रेजेंट होगा बेटा? 8 बेस का स्पेसिफिक सीक्वेंस, जिसको कहते हैं एंटी शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। तो जो शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस है ना बेटा, इसी का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होता है 30S राइबोसोम की 16S आरआरएनए में, और इन्हीं के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है। तो बात, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस कहां पर प्रेजेंट है, एमआरएनए पर या फिर राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट पर? एमआरएनए पर। और एंटी शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस, एंटी शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस कहां पर है? 16S आरआरएनए पर। 30S राइबोसोम का जो यूनिट है उसके 16S आरआरएनए पर प्रेजेंट है क्या चीज? एंटी शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। बात समझ में आई? यहाँ पर दो जो अभी तक हमने बात किया, यहाँ पे ये स्लाइड में जितनी भी जानकारी आई समझ में आ गई बेटा? बात ज्यादा कोई खास बात किया नहीं। स्टार्ट कोडॉन से कुछ बेस पहले 8 बेस का स्पेसिफिक सीक्वेंस एमआरएनए में प्रेजेंट होता है, जिसको शाइन डेलगार्नो वैज्ञानिक ने खोजा था, साइंटिस्ट ने खोजा था, और उसी 8 बेस के स्पेसिफिक सीक्वेंस को नाम दे दिया एसडी सीक्वेंस या शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। अब उसी का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पाया जाता है 30S स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के 16S आरआरएनए पर, जिसको हम कह देते हैं एंटी शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। बेटा ये पूरा यहां से जुड़ता है, पूरा यहां से जुड़ता है। डायग्राम में ये बीच में भले ही थोड़ा सा जगह नहीं दिखाया गया है, सिंप्लीफाई करने के लिए, है ना। ये स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम पूरा यहां से आकर के जुड़ता है, ठीक है ना। नहीं बेटा, प्रोमोटर का हृदयांश कहाँ कॉपी होता है बेटा? तू खुद बता, प्रोमोटर का ट्रांसक्रिप्शन होता है या प्रोमोटर के आगे से ट्रांसक्रिप्शन होता है? हम तो आरएनए की बात कर रहे हैं ना, आरएनए में क्या प्रोमोटर का कोई हिस्सा आता है क्या? भाई प्रोमोटर के आगे से होता है ना बेटा कॉपी, तो प्रोमोटर का कहां से आ गया यहाँ पर बात? प्रोमोटर तो अपन ट्रांसक्रिप्शन में बात कर रहे थे, बस आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से जुड़ता है, टर्मिनेटर पर जाकर के हट जाता है, और प्रोमोटर टर्मिनेटर के बीच वाला जो हिस्सा है उसी का तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा? जब 30S mRNA ये दो चीजें जुड़ चुकी हैं तो इसको कहते हैं 30S mRNA कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको पहले भी कह चुका हूं कि जब भी दो या दो से ज्यादा चीजें जुड़ करके बनती हैं तो कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक तो mRNA है और एक तो 30S राइबोसोम की यूनिट है, तो दोनों को मिला करके कह दिया 30S mRNA कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नामकरण में कोई दिक्कत? ठीक है, नाम में कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत ही सिंपल है। एमआरएनए है और 30S राइबोसोम की यूनिट है, दोनों को मिला करके कॉम्प्लेक्स कह दिया। अब क्या होगा बेटा? यहाँ पर हमने आपको स्टेप बाय स्टेप चीज बताया था अभी, क्या चीज? एमआरएनए से सबसे पहले राइबोसोम की छोटी इकाई जुड़ती है, फिर उसके बाद कौन आता है? चार्ज टीआरएनए, ठीक है। फिर कौन आता है? चार्ज टीआरएनए। अब जरा चलते हैं यहाँ पर देखते हैं चार्ज टीआरएनए। हाँ, आरआरएनए बेटा वो 30S राइबोसोम का हिस्सा ही है ना अशार? ये जो 30S राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट है उसी का ही तो हिस्सा होता है 16S आरआरएनए, है ना। हाँ, चलें। अब क्या हुआ बेटा? अब अपन कहेंगे यहाँ पर स्टार्ट कोडॉन पर कौन आएगा? अटैचमेंट ऑफ फर्स्ट चार्ज टीआरएनए बाय इनिशिएशन फैक्टर 2। हमने आपको बोला था बेटा यहाँ पर इनिशिएशन फैक्टर 2 जो है, जैसे प्रोकैरियोट्स में कुल कितने इनिशिएशन फैक्टर देखे थे बेटा? 3 देखे थे ना, IF1 IF2 IF3, यही देखा था ना हमने, है ना। IF1 IF2 IF3। मैं क्या करता हूं यहाँ पर आपको भले फंक्शन बता देता हूं इनिशिएशन फैक्टर का, लेकिन याद मत रखना बेटा, या तो बोलोगे तो मैं छोड़ भी दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, याद नहीं रखना लेकिन, ठीक है ना। क्वेश्चन इनिशिएशन फैक्टर के ऊपर या कोई भी प्रोटीन फैक्टर के ऊपर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन किस पर पूछा जाएगा ये टॉपिक की शुरुआत करने से पहले ही मैंने आपको बताया,
स्टेप बाय स्टेप चीजें पता होनी चाहिए, और कहां पर एनर्जी मॉलिक्यूल किस फॉर्म में खर्च हो रहा है ये ध्यान रखना है। हल्का सा आइडिया देता हूं, ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जब यहां से कभी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता तो हमें बताने की जरूरत भी नहीं है। देखो बेटा क्या होता है, इनिशिएशन फैक्टर थर्ड, ये बेटा राइबोसोम के छोटे यूनिट से जुड़ता है। इनिशिएशन फैक्टर थर्ड ये स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से जुड़ा हुआ होता है, और जब तक इनिशिएशन फैक्टर थर्ड स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से जुड़ा रहेगा तब तक लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इससे नहीं जुड़ सकता। यानी कि IF3 करता क्या है, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को अलग करके रखता है। अगर यहाँ लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को आना है तो यहां से रवाना होना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, किसको, IF3 को। एक बार सुन लो फिर भूल जाओ, ठीक है। IF3 का काम क्या है, स्मॉलर सब यूनिट पर जुड़े रहना और लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को बाइंडिंग में प्रिवेंट कराना, ठीक है। हाँ भव्या बिल्कुल सही बात बोला बेटा, वेरी गुड, है ना। व्हाट IF3 डज, प्रिवेंट्स द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम टू बाइंड विद द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ओके क्लियर, IF3 का काम है ये। फिर बात करते हैं IF2 का क्या काम है। IF2 का काम ये है, IF2 क्या करता है, ये IF2 जो है वह चार्ज tRNA को पकड़ करके लाता है। भाई tRNA भी mRNA पर खुद ब खुद नहीं आते, इनको लाया जाता है, और वो लाने वाला कौन होगा, इनिशिएशन फैक्टर 2 विद द एक्सपेंस ऑफ GTP। अब मैंने आपको बोला कि बेटा आपको और कुछ तो याद नहीं रखना है, प्रोटीन फैक्टर कौन से का क्या काम है, लेकिन एनर्जी कहां खर्च हो रही है किस फॉर्म में ये याद रखना है। समझ में आ रही बात। तो जरा देखो यहां पर अब क्या होगा, ये है चार्ज tRNA। अब इस चार्ज tRNA को क्या करेगा, यहां पर IF2 प्रोटीन फैक्टर जुड़ करके इसको पकड़ के लाएगा, और विद द एक्सपेंस ऑफ GTP यहां पर जुड़ गया। तो यहां पर कौन जुड़ा हुआ होगा बेटा, इस जगह पे tRNA पर IF2। समझ में आ गई बात। IF2 क्या कर रहा है, tRNA से जुड़ करके विद द एक्सपेंस ऑफ GTP यहां पर लेकर के आएगा, ठीक है। अब इसके बाद से ये चार्ज tRNA आ गया। IF2 का काम क्लियर, IF2 का काम क्लियर है। हाँ बस चार्ज tRNA को पकड़ करके ला रहा है विद द एक्सपेंस ऑफ GTP। अरे बेटा आर्यन तू यही क्वेश्चन पूछ रहा है सर, यहाँ कैसा क्वेश्चन पूछेगा बेटा, यही तो मैंने पहले ही बताया ना भाई, क्वेश्चन यहाँ से किस तरह के पूछे जाएंगे। प्रोटीन सिंथेसिस में स्टेप बाय स्टेप चीजें ध्यान होनी चाहिए, और कहां पर एनर्जी मॉलिक्यूल किस फॉर्म में खर्च हो रहा है ये ध्यान होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और एनर्जी फॉर्म कहां क्या यूज हुआ है, बस यही याद रखना है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, अब मैंने बोला था कि चार्ज tRNA जब आज गया यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे, क्या नाम देंगे, 30S राइबोसोम। जरा देखो अब यहाँ पर 30S है और mRNA है, 30S mRNA और tRNA कॉम्प्लेक्स। देखो चार्ज tRNA भी आ गया ना, चार्ज tRNA भी तो आ गया, तो 30S mRNA tRNA कॉम्प्लेक्स। भाई अब तीन चीजें जुड़ करके बनी है तो तीनों को मिला करके नाम दे दिया, कॉम्प्लेक्स कह दिया, ठीक है। क्लियर, नाम कैसे आया ये तो क्लियर है, बहुत आसान है नाम देना। नाम देना बेटा सबसे सिंपल है, बस ये देखना है किन से ये जुड़ करके बनी है। अगर मान लो कि यहां पर पहले अमीनो एसिड में प्रोकैरियोट के जब रेफरेंस में बात कर रहा हूं तो पहला अमीनो एसिड कौन सा होगा, फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन होगा ना। पहला अमीनो एसिड इन द प्रोकैरियोट फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन होता है कि नहीं, फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन। यूकैरियोट में तो हर जगह मिथ्योनिन होगा, लेकिन प्रोकैरियोट में सिर्फ पहले जगह पर फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन होगा। तो इसको नाम दे दिया क्या चीज, 30S mRNA। मैं चाहूं तो इसको ये भी कह सकता हूं फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन tRNA कॉम्प्लेक्स। फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन क्योंकि tRNA से फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन भी जुड़ा हुआ है, तो इसको नाम क्या दे सकते हैं, 30S mRNA, 30S राइबोसोम mRNA और फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन tRNA कॉम्प्लेक्स। tRNA से फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन है, क्लियर है भाई नाम। आगे बढ़ो, अब इसके बाद कौन जुड़ेगा, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये देखो भाई अब यहां पर ये जुड़ेगा लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। अब लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को जोड़ोगे किसके हेल्प से, मैग्नीशियम प्लस 2 के हेल्प से, मैग्नीशियम प्लस 2 से। अब बात ये होती है कि यहां पर
जो सेकंड कोडॉन है ना, इस सेकंड कोडॉन को ब्लॉक करके रखता है। कौन सा? IF1, ताकि कोई यहां पर अभी चार्ज टीआरएनए ना आए। IF का काम क्लियर हुआ? सेकेंड कोडॉन को ब्लॉक करके रखता है ताकि यहां पर कोई चार्ज टीआरएनए ना आए। मैंने बोला है इनिशिएशन फैक्टर, प्रोटीन फैक्टर को याद नहीं रखना है, ठीक है ना? भले ही काम मैं बता दे रहा हूं, याद नहीं रखना है, ठीक है? अब क्या होगा यहाँ पर कि लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को जुड़ना है, तो बेटा बताओ यहां से जो IF3 था, क्या IF3 को हटना होगा या नहीं हटना होगा? मैंने बोला ना, जब तक IF3 जुड़ा रहेगा और उसको आप हटा नहीं दोगे, तब तक भाई यहाँ पर अपने को पता ही नहीं पड़ेगा। IF3 को जब तक नहीं हटाओगे तो लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आ ही नहीं सकता। IF3 का काम ही यही था कि लार्जर सब यूनिट को स्मॉलर सब यूनिट से नहीं जोड़ने देना। तो यहां से क्या होता है बेटा, IF3 हट जाता है, यहां से IF3 हट जाता है और फिर यहां पर आकर के जुड़ता है कौन? लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के पास अगर आप देखोगे तो बेटा यहाँ पे 3 साइट होता है, एक तो E साइट, दूसरा P साइट और तीसरा A साइट। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा 2 साइट बोला गया है, P और A। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितने साइट बताए गए हैं लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में? 2, दैट इज P और A, ठीक है? अपन यहाँ पर 3 साइट के बारे में बात कर रहे हैं। अब फिर से सवाल ये मत पूछना कि सर जवाब किसके आधार पर देना है। मैं बार बार बोल चुका हूं कि अगर जो बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है उसको बिल्कुल नमन करके, नमस्ते करके, हाथ जोड़ करके वही बात माननी है, ठीक है ना? क्लियर? एनसीईआरटी जो कह दिया हमें, एनसीईआरटी के आधार पर ही जवाब देना है। अब ये बार बार बोलने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? अब यहां पर क्या हुआ कि IF2 तो यहां पर जुड़ा था ना भाई। IF2 जो चार्ज टीआरएनए को लेकर के आया था, जो पहला टीआरएनए था, पहला टीआरएनए को कौन पकड़ के लाया था? IF2। और IF1 सेकेंड कोडॉन को ब्लॉक करके रखा है और यहां पर जो IF3 था वो IF3 यहां से अब हट चुका है, ठीक है? अब यहां पर चार्ज टीआरएनए जुड़ा हुआ है, इसको अब लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को यहां लाना है। ये देखो लार्जर सब यूनिट ऑफ लार्जर सब यूनिट अभी आएगा, जिसमें से 3 साइट है लार्जर सब यूनिट के। एक तो बोला EPA, जहां पर A साइट का फुल फॉर्म है अमीनो असाइल साइट। A साइट का फुल फॉर्म क्या है? अमीनो असाइल साइट। इसका मतलब क्या है, इसका काम क्या है, अभी देखेंगे अपन। बस अभी यहां बोले A का मतलब अमीनो असाइल साइट, P का मतलब है यहाँ पर पेप्टाइडाइल साइट। P साइट का फुल फॉर्म हो गया पेप्टाइडाइल साइट। फिर उसके बाद E साइट का यहाँ पर हो गया मतलब एग्जिट साइट, ठीक है? तो E का मतलब फुल फॉर्म एग्जिट साइट, P का मतलब हो गया पेप्टाइडाइल साइट और A का मतलब हो गया अमीनो असाइल साइट। अब ये क्या हो रहा है कि ये लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम यानी कि जो 50S है वो आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। ये देखो जुड़ गया। अब जरा बताओ, जो पहला चार्ज टीआरएनए है वो राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के कौन से साइट पर आया है? जरा बताओ EPA इन तीनों में कौन सी जगह पे आया है? यहां से सवाल बनता है। फर्स्ट अमीनो एसिड, फर्स्ट अमीनो एसिड comes at P site of लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ये है बेटा धांसू, क्वेश्चन यहीं से बनता है। लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक है? दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट अमीनो एसिड कम्स एट P साइट ऑफ लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक है? अब जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं बेटा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स अब ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए रेडी है, एलोंगेशन प्रोसेस के लिए रेडी है। अब बात ये आती है बेटा, एलोंगेशन का मतलब क्या होता है? एलोंगेशन का मतलब एक एक अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ करके पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करा देना, यही तो एलोंगेशन होगा, है कि नहीं? तो ये कॉम्प्लेक्स तैयार है एलोंगेशन प्रोसेस के लिए, यानी कि अब एक एक अमीनो एसिड को जोड़कर कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन के सिंथेसिस के लिए ये कॉम्प्लेक्स इज रेडी टू गो। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हमने कह दिया। अब यहां जैसे ही इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है बेटा, क्या चीज? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, यहां से IF2 भी हट जाता है और यहां से IF1 भी हट जाता है, ठीक है? इनका काम समझ में आ गया। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना, फिर ये सारे फैक्टर्स सब अलग हो गए। मैग्नीशियम +2 का काम क्या था? लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम और स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को कनेक्ट करना, ठीक है निष्ठा?
तो ये जो है यहाँ पर लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट को जोड़ दिया है मैग्नीशियम +2 में। ओके, कोई डाउट? एक बार इनिशिएशन और रिवाइज कराऊं, ध्यान से सुने। ध्यान क्या रखना है, ये एमआरएनए के स्टार्ट कोडॉन से 4 से 12 बेस पहले, स्टार्ट कोडॉन से 4 से 12 बेस पहले कितने बेस का स्पेसिफिक सीक्वेंस है? 8 बेस का स्पेसिफिक सीक्वेंस है बेटा। उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम क्या है? शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस। बहुत बढ़िया, शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस। और हमने कहा कि उस एमआरएनए से सबसे पहले कौन आकर के जुड़ेगा? सबसे पहले आकर के जुड़ेगा राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के 16S rRNA पर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस का। उसका नाम क्या दिया? एंटी शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस। ठीक है, तो मैंने कहा एमआरएनए से राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट जुड़ गया। फिर आता है चार्ज टीआरएनए। चार्ज टीआरएनए कौन पकड़ के लाता है? IF2 with the expense of GTP, with the expense of GTP। फिर हमने बोला यहाँ पर IF1 का क्या काम है? सेकेंड कोडॉन को ब्लॉक करके रखता है कि कोई और चार्ज टीआरएनए दूसरे कोडॉन पर ना आए अभी। ठीक है, IF3 का क्या काम है? लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट को अलग करके रखना। जब IF3 हटता है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से, तभी मैग्नीशियम +2 के हेल्प से लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को जोड़ दिया जाता है और तब एक ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाता है। क्लियर? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इज रेडी है ना, रिवाइज भी करा दिया भाई। चलें, अब इसके बाद से बेटा दूसरा अभी स्टेप पे आएंगे अपन, लेकिन उससे पहले मैं यूकैरियोट्स के अंदर इनिशिएशन की जरा बातचीत कर लूं। मैंने बेटा बोला कि प्रोकैरियोट में तो शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस है। हमने बोला शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस जो है वो प्रोकैरियोट्स में है। क्या यूकैरियोट्स में है क्या शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस? नहीं है। तो फिर बात ये आती है कि आखिर स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आखिर यूकैरियोट में किस तरह से एमआरएनए से जुड़ेगा, वही हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो जरा आपको पता है बेटा कि यहां पर कैप नाम की चीज भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, कैप नाम की चीज भी प्रेजेंट होती है, आपको पता है। यूकैरियोट में जो HNRNA बना था, HNRNA से प्रोसेसिंग किया था, तो कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग किया था ना, तो कैप के हेल्प से लार्जर स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जुड़ता है। तो यहां पर क्या हुआ, जो यहां पर स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है वो विद द हेल्प ऑफ 7mg कैप के हेल्प से जुड़ता है। 7 मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के हेल्प से स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर 18S rRNA है जो कि यहाँ पर इस कैप से जुड़ता है और फिर उसके बाद चार्ज टीआरएनए आता है। यानी कि यूकैरियोट्स में अगर इनिशिएशन की बात करूं तो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, और वो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आपको पता है यूकैरियोट में 40S होगा, binds with the help of 7mg cap of mRNA। तो प्रोकैरियोट्स में तो शाइन-डेलगार्नो और एंटी शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस के वजह से जुड़ाव हो रहा था। यूकैरियोट में शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस नहीं होता, तो राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट पर एंटी शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस भी नहीं होता। बस ये है कि यहाँ पर कैप के हेल्प से ये स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जुड़ा है। फिर इसके बाद से चार्ज टीआरएनए आएगा। अब चार्ज टीआरएनए को लाने के लिए भी कोई और इनिशिएशन फैक्टर होगा, याद नहीं रखना है। यूकैरियोट में कुछ और प्रोटीन फैक्टर्स होंगे जो इसको लेकर के आएंगे। प्रोसेस सेम है, मैकेनिज्म सेम है, फैक्टर्स कुछ अलग अलग हैं। अब यहां पर ये लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आ गया। जरा यहां पर भी देखो, पहला अमीनो एसिड कौन से साइड पर आया है राइबोसोम के? कौन से साइड पर आया है? पी साइड पर आया है ना, पी साइड पर, पेप्टाइडाइल साइड पर आया है। अब ये तो काम था भाई इनिशिएशन का, ये है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर द यूकैरियोट, और इसके पहले पढ़ा हमने इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर द प्रोकैरियोट। अब जरा सा अपन आगे डिस्कशन करें कि भाई यहाँ पर कुल मिलाकर की चीजें क्या हुई। वीरेश्वर सुन, यहाँ पर एमआरएनए था, एमआरएनए से हमने स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जोड़ा, चार्ज टीआरएनए आया, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जुड़ गया, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। इतनी सी छोटी सी बात है।
जिसमें यूकैरियोट में स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम 7 mg कैप के हेल्प से जुड़ता है, प्रोकैरियोट में स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम शाइंडेल-गार्नो सीक्वेंस के हेल्प से जुड़ता है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी आगे आएगा। अन्नपूर्णा रुक जाओ, अभी बात कर रहे हैं बेटा एलोंगेशन फैक्टर। एलोंगेशन फैक्टर जो होगा वो प्रोकैरियोट में 3 टाइप का होगा, जिसका नाम है EFTU, EFTS, EFG। फिर से ये सिर्फ नाम दिया गया है, आपको इसके ऊपर सवाल नहीं पूछा जाएगा। एलोंगेशन फैक्टर क्या है, एलोंगेशन फैक्टर का काम क्या है, कभी नहीं पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा ये मैंने आपको बता दिया। सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है ये, और एनर्जी कहां पर किस रूप में खर्च हो रहा है ये ध्यान रखना है बेटा। यहीं से क्वेश्चन बनता है, और एक अच्छा क्वेश्चन जो बनता है, फर्स्ट अमीनो एसिड राइबोसोम के किस साइड पर आता है, पी साइड पर। ये एक तीसरा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है जो मैं बताऊंगा, ठीक है। यही 4 क्वेश्चन बनेंगे और कुछ खास क्वेश्चन यहां से नहीं बनेंगे। आगे आइए, इलोंगेशन प्रोसेस डिस्कस करते हैं बेटा। ये तो इलोंगेशन प्रोसेस के लिए अपन मूव कर रहे हैं। ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पिछले स्टेप में रेडी कर लिया था हमने, ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पिछले स्टेप में रेडी कर दिया था, जहां पी साइड पर एक चार्ज टीआरएनए प्रेजेंट था। अब क्या होता है बेटा, ये देखो यहां पर दूसरा अमीनो एसिड, तो दूसरा अमीनो एसिड अब यहां पर आएगा ए साइड पर। तो जरा बताओ, जो दूसरा टीआरएनए आ रहा है, इसको इनिशिएशन फैक्टर लेकर के आएंगे कि इलोंगेशन फैक्टर लेके आएंगे, जरा बताओ। अभी हम इनिशिएशन में हैं या अब इलोंगेशन में मूव कर चुके हैं? अब हम इलोंगेशन में मूव कर चुके हैं। तो यानी कि जब हम सेकेंड स्टेप में चले गए तो अब इलोंगेशन फैक्टर लेकर के आते हैं। अब फिर से सवाल आता है, सर कौन सा इलोंगेशन फैक्टर लाता है, क्या लाता है, ये ध्यान नहीं रखना है। प्रोटीन फैक्टर तो क्या काम है क्या नहीं, मरे से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जरूर याद रखना है कि कहां कहां किस फॉर्म में एनर्जी का यूज हो रहा है। और एक बात यहां पर ध्यान रख लेना बेटा, कि जब जब चार्ज टीआरएनए एमआरएनए पर आएगा, तब तब कोई ना कोई प्रोटीन फैक्टर इसको लेकर के आएगा विद द एक्सपेंस ऑफ जीटीपी। जब जब चार्ज टीआरएनए एमआरएनए पर आएगा, तब तब कोई प्रोटीन फैक्टर इनको लेकर के आते हैं विद द एक्सपेंस ऑफ जीटीपी। अब ये देखो यहां पर EFTU EFTS पकड़ के विद द एक्सपेंस ऑफ जीटीपी लेकर आते हैं। लेकिन क्या आपको याद रखना है क्या प्रोटीन फैक्टर किसका क्या काम है? याद नहीं रखना है, केवल जानकारी के लिए ये बात है। अब वो हमारे मॉड्यूल में लिख दिया हुआ है, पीपीटी में भी बन गया है बहुत पहले से, तो मैंने बता दिया, वरना बताते भी नहीं अपन, तो कोई मतलब नहीं है बेटा, क्वेश्चन कभी नहीं आने वाला है। हमारे पास ऑलरेडी सिलेबस के बल्क है, लोड है, सो वी डोंट हैव टू मेमोराइज इट। इसलिए मैं आपको बताता चल रहा हूं क्या ध्यान रखना है क्या नहीं ध्यान रखना है। लेकिन क्या ये ध्यान रखना है कि यहां पर जीटीपी खर्च होगा, ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है। अब जैसे ही चार्ज टीआरएनए आया, तो कौन से साइड पर आया है, जरा बताओ। दूसरा चार्ज टीआरएनए किस साइड पर आया है? ए साइड पर। अब जरा सा ए साइड का फुल फॉर्म क्या था बेटा, जल्दी बताओ। अमीनो असाइल साइट। क्या नाम था? अमीनो असाइल साइट। अब मैं इसका नाम बताता हूं आखिर बेटा ये आया क्यों। अमीनो असाइल साइट नाम इसलिए आया है बेटा, क्योंकि दूसरा अमीनो एसिड हो या तीसरा अमीनो एसिड हो या चौथा अमीनो एसिड हो, आपको अभी मैं आगे दिखाऊंगा, सिर्फ पहला अमीनो एसिड पी साइड पर हो आता है, बाकी जितने भी अमीनो एसिड आएंगे वो हमेशा ए साइड पर ही आते हैं। इसीलिए नाम दिया गया है अमीनो असाइल साइट। समझ में आया अमीनो असाइल साइट क्यों नाम दिया गया है? जितने भी अमीनो एसिड आएंगे एक्सेप्ट फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकेंड अमीनो एसिड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, जो अभी आगे डायग्राम में मैं दिखाऊंगा, जितने भी अमीनो एसिड आएंगे सब के सब ए साइड पर आएंगे। इसलिए अमीनो असाइल साइट नाम दिया गया है। बात क्लियर है? ए साइड का फुल फॉर्म अमीनो असाइल साइट। हाँ ठीक है। अब इसके बाद से यहां पर क्या होगा कि बेटा जैसे ही यहां पर ए साइड पर चार्ज टीआरएनए आ गया, अब क्या करना बेटा, ध्यान से देखना नीचे डायग्राम पर। ये देखो यहां पर ए साइड पर डायग्राम आ चुका। अब ये देखो यहां पर क्या हुआ, जो पी साइड पर टीआरएनए है इसको क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया। देख रहे हो?
जो पी साइड पर टीआरएनए, क्या इसको तोड़ दिया ना मैंने? टूट रहा है, इसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं अपन, जो पी साइड पर है। तो ये देखो यहां से क्या किया जाता है, सबसे पहले इस चार्ज टीआरएनए को हटाया जाता है, तोड़ा जाता है। मतलब जो चार्ज टीआरएनए यहां पर था, किस बॉन्ड से जुड़ा था बेटा? यहाँ पे अमीनो एसिड टीआरएनए से किस बॉन्ड से जुड़ा था? ईस्टर बॉन्ड से जुड़ा था। अब जरा सोचना, इस बॉन्ड को जब मैं तोड़ दूंगा तो इस अमीनो एसिड का कौन सा ग्रुप फ्री हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री हो जाएगा ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री हो जाएगा। और जरा बताओ अमीनो एसिड दूसरे का कौन सा ग्रुप फ्री है? अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप। और इन्हीं के बीच में रिएक्शन होकर के कौन सा बॉन्ड बना दिया जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड कहां से बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड इस पी साइड से बनता है। आपको याद होगा बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने वाला कौन सा एंजाइम था? पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, याद है? और वो पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम राइबोजाइम होता है, जो प्रोकैरियोट के 23 SRRNA और यूकैरियोट का 28 SRRNA यही क्रिया करती है, काम करती है। अब ये 23 SRRNA और 28 SRRNA व्हाट दे विल डू, ये क्या करेंगे, ये अमीनो एसिड जो पहला है उसको तोड़ देंगे ईस्टर बॉन्ड को, और तोड़ करके अमीनो एसिड पहले का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे का अमीनो ग्रुप के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, तो जब यहां से टीआरएनए तोड़ा तो इसको रवाना किया जाता है ई साइड से। कौन से साइड से इस टीआरएनए को भगा दिया बेटा हमने? ई साइड से। तो ई साइड का फुल फॉर्म समझ में आया? एग्जिट साइड। एग्जिट साइड का मतलब समझ में आया? यहां से टीआरएनए डिस्चार्ज वाले, जब अमीनो एसिड हट गया तो वो कहां चला गया? डिस्चार्ज। और वो डिस्चार्ज होकर फिर से सेल में जाएगा, और फिर से अमीनो असाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन करके टीआरएनए के थर्ड डैश एंड पर अमीनो एसिड को ईस्टर बॉन्ड बनाकर जोड़ देगा, और फिर वो चार्ज टीआरएनए साइटोप्लाज्म में घूमता रहेगा, फिर उसकी जरूरत पड़ेगी तो आएगा। आ रही बात समझ में? तो जो अभी टीआरएनए को हमने तोड़कर भगाया है वो फिर से अब जाएगा अमीनो एसिड से जुड़ने। वही स्टेप, दो स्टेप जो पहले पढ़ा था ना हमने, पहले दो स्टेप, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए पढ़ा था ना हमने, पहला दो स्टेप। वही दो स्टेप का फॉलो करके फिर से वो चार्ज होकर के घूमता रहेगा साइटोप्लाज्म में। क्लियर? अब देखो यहां पर ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, यहां पर देखो इसके बीच में ग्रीन कलर का जो दिखाया है ना पेप्टाइड बॉन्ड। अब जरा मुझे बताना, यहां पर एक बात बता रहा हूं कि जो पी साइड पर अमीनो एसिड था, उस अमीनो एसिड का पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में कौन सा ग्रुप यूज हुआ है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और जो ए साइड पर प्रेजेंट अमीनो एसिड था उसका कौन सा ग्रुप यूज हुआ है? अमीनो ग्रुप। ये बेटा चौथा क्वेश्चन बनता है, ये चौथा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन समझ में आया? पहला क्वेश्चन बताया स्टेप बाय स्टेप चीजें याद रखना। दूसरा स्टेप क्या, दूसरा चीज क्या बताया? एनर्जी कहां पर किस रूप में खर्च हो रहा है ये याद रखना। तीसरा क्या बताया बेटा मैंने सवाल? तीसरा ये बनता है कि राइबोसोम के, देखो सारे पॉसिबिलिटी क्वेश्चन के डिस्कस कर रहा हूं, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से पहला अमीनो एसिड कहां पर जुड़ा है? पी साइट। पी साइट का मतलब है पेप्टाइडाइल साइट, यानी जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो बेटा यहीं से बनता है। यहीं पर पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, इसीलिए नाम आया है पी साइट। ठीक है, फिर इसके बाद से बात आता है चौथा क्वेश्चन, कि जो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है वो पी साइड के कौन से ग्रुप? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और ए साइड पर प्रेजेंट कौन से ग्रुप अमीनो एसिड का? अमीनो ग्रुप। इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना। क्लियर? क्लियर? हाँ, अब जरा सुनो यहां पर क्या किया जाता है बेटा। अब जो ये राइबोसोम यहां पर प्रेजेंट है इसको धक्का लगाया जाता है, इसको शिफ्ट किया जाता है, इसको धक्का लगाएंगे, और धक्का लगाया जाता है एक एंजाइम से, यानी कि 5 to 3 डायरेक्शन में राइबोसोम को आगे मूव कराया जाता है। एक बार में एक कोडॉन आगे बढ़ाया जाएगा, तो राइबोसोम को एक बार पुश करेंगे और एक कोडॉन आगे जाएगा। तो जरा बताना यहां पर पी किसके जगह पे चला जाएगा?
पी ए की जगह पे चला जाएगा ना, और ए एक नया कोडॉन को फेस करेगा, ए एक नया कोडॉन को फेस करेगा। जब भाई एक बार धक्का लगा दिया, मान लो कि आप दो जन अगल बगल में बैठो और एक क्या करो, दूसरे को धक्का दे दो, तो आप उसकी जगह पे चले जाओगे और वो जो आगे था वो एक और आगे पहुंच जाएगा, यही तो होगा ना। तो एक बार में एक कोडॉन की आगे शिफ्टिंग की जाती है। अब जरा देखो यहां पर, देखना बेटा डायग्राम देखना नीचे, ये पूरा डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है। ये तो पेप्टाइड बॉन्ड बना था, और ये आपको पता है फॉर्म्ड बाय पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो कि 23S RNA राइबोजाइम प्रोकैरियोट में। अब बात कर रहे हैं बेटा यहां पर, अब हम क्या करने वाले हैं, ये स्टेप को शिफ्ट करने वाले हैं। देखो आगे ट्रांसलोकेट करने वाले हैं, देख रहे हो, ट्रांसलोकेशन बाय EFG। क्या ये प्रोटीन फैक्टर का काम याद रखना है? नहीं याद रखना है। क्या यहां पर एनर्जी खर्च होता है? हाँ। तो क्या याद रखना है एनर्जी? हाँ। तो एनर्जी कहां खर्च हो रही है ये याद रखना है, प्रोटीन फैक्टर का काम नहीं याद रखना है। अब जो है ट्रांसलोकेशन किया जाता है बेटा एक एंजाइम के हेल्प से, जिस एंजाइम का नाम है ट्रांसलोकेज एंजाइम। ये ट्रांसलोकेज एंजाइम यही जो है राइबोसोम को 5 to 3 डायरेक्शन में एक कोडॉन आगे शिफ्ट कराएगा। तो ये देखो एक कोडॉन आगे शिफ्ट कर दिया। तो जरा देखो, अब पी साइड पहले AUG पर था ना, पहले पी साइड पर AUG था और ए साइड पर GGG था। अब जरा पी साइड पर देखो कौन आ गया, ए साइड पर जो GGG था, अब वो GGG कहां पर आ गया, पी साइड पर आ गया। क्लियर? और आगे जो एक UUU वाला जो कोडॉन फ्री था वो अब कहां पर आ जाएगा, ए साइड पर। क्लियर है ना बेटा? एकदम एक एक स्टेप का डायग्राम, बिल्कुल डायग्राम को तोड़ तोड़ करके समझाया जा रहा है। हाँ। अब इसके बाद से फिर से अब सोचो, जो तीसरा अमीनो एसिड आएगा वो कौन सी जगह पर आएगा, ए साइड पर। मैंने कहा था ना, जितने भी अमीनो एसिड आएंगे, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, चाहे चौथा, चाहे पांचवा, जितने भी अमीनो एसिड आएंगे वो हमेशा ए साइड पर आएंगे। इसीलिए हमने कहा अमीनो असाइल साइट, अमीनो एसिड के आने वाला साइट। सिर्फ एक अमीनो एसिड पहला वाला कौन से साइड पर आता है बेटा, अमीनो एसिड पहला वाला कौन से साइड पर, हाँ पी साइड पर। यहां से क्वेश्चन बनता है। क्लियर? और हमेशा ध्यान रखना, पी साइड, पी साइड पर प्रेजेंट अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ए साइड पर प्रेजेंट अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ठीक है, आइए अब देखो बेटा तीसरा अमीनो एसिड आएगा। अब इसको भी लाने वाला कोई तो होगा, प्रोटीन फैक्टर, कोई तो होगा प्रोटीन फैक्टर, वो लेके आएगा। और हमें ध्यान नहीं रखना है कि कौन सा प्रोटीन फैक्टर लेके आएगा, लेकिन क्या GTP खर्च होगा? हाँ। मैंने बोला जब जब tRNA आएगा चार्ज, तब तब GTP खर्च होगा। तो ये आ गया यहां पर, ये जुड़ गया। अब ये जुड़ने के बाद अब जरा बताओ, जो पी साइड पर tRNA है पहले उसका ईस्टर बॉन्ड को तोड़ेंगे। जो पी साइड पर प्रेजेंट ईस्टर बॉन्ड है इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। जब इसको तोड़ेंगे तो कौन सा ग्रुप फ्री हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी पी साइड पर प्रेजेंट अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ए साइड पर प्रेजेंट अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप के बीच में एक और पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया जाएगा। ठीक है, अब ये देखो यहां पर, यहां से ये देखो, ये जो tRNA था इन्हीं के बीच में हमें अभी पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है। यहां पर जो पिछला डायग्राम था वही यहां पर है, कोई चेंज नहीं है अभी, यहां पर है। अब देखो इसको हम तोड़ के भगा रहे, भगा दिया, ई साइड से भगा दिया होगा इसको। कहां से भगा दिया, ई साइड, एग्जिट साइड। अब पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है तो यहां से कौन सा ग्रुप यूज होगा, कार्बोक्सिलिक, पी साइड पर प्रेजेंट अमीनो एसिड का, और यहां पर क्या यूज होगा, अमीनो ग्रुप, और इन्हीं के बीच में क्या बना देंगे अपन बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर? और यही प्रोसेस चलता रहेगा, यही प्रोसेस बार बार चलेगा। फिर हम क्या करेंगे, राइबोसोम को आगे एक कोडॉन और आगे शिफ्ट करेंगे। फिर एक कोडॉन आगे शिफ्ट करेंगे तो ये पी वाला कहां पहुंच जाएगा, ए वाले पे, और ए एक और आगे आ जाएगा। और फिर एक चार्ज tRNA आएगा, और फिर चार्ज tRNA जो आएगा, जो अमीनो एसिड लेकर के आएगा, तो पिछले वाले अमीनो एसिड और जो नया अमीनो एसिड आया उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनवा देंगे। ऐसे काम चलता रहेगा। क्लियर? कोई डाउट? ये तो बड़ा आसान सा प्रोसेस है।
है ना, वेरी इजी प्रोसेस। अब देखो यहां पर क्या हुआ, ट्रांसलोकेशन फिर से होगा। जब फिर से होगा तो जरा देखो ये यू 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 कहां पर है, ए साइड पर है ना, तो अब पी साइड पर दिखेगा। अब ये यू 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 पी साइड पर दिखेगा, है ना। अब जरा देखो फिर से अब अमीनो एसिड को कहां पर आना है, ए साइड पर आएगा, चौथा अमीनो एसिड। और मैंने क्या कहा, चौथा अमीनो एसिड, तीसरा, दूसरा, पांचवा, छठा, आठवां, 10वां जो भी आएगा सब ए साइड पर आएंगे। ये देखो आ गया बेटा यहाँ पे चार्ज टीआरएनए। और मैंने बोला जब जब चार्ज टीआरएनए आएगा तब तब जीटीपी खर्च होगा। और जीटीपी एक बार खर्च हो रहा है कब, ट्रांसलोकेशन के वक्त। तो इलोंगेशन प्रोसेस में जीटीपी कितनी जगह खर्च हो रहा है बेटा, इलोंगेशन प्रोसेस में दो जगह, एक तो ट्रांसलोकेशन में और एक तो चार्ज टीआरएनए लाने में। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा, एक बार एक सवाल का जवाब देना, ठीक है। चाहूं तो मैं छोड़ भी सकता हूं, लेकिन मेरे से बचेगा ही नहीं बेटा, मुझे पूरा बताना ही पड़ता है, सारी पॉसिबिलिटी को डिस्कस करना ही पड़ेगा। आप मुझे ये बताओ यहां पर कि एक अमीनो एसिड को जब हम लाते हैं चार्ज टीआरएनए पर, तो कुल इलोंगेशन प्रोसेस की बात कर रहा हूं, कुल कितने जीटीपी मॉलिक्यूल का खर्च होगा, कुल कितने जीटीपी मॉलिक्यूल का खर्च होगा, दो। एक अमीनो एसिड को लाने के लिए बेटा दो जीटीपी मॉलिक्यूल का, जरा देखो अब यहां पर क्या होगा, एक बार तो ट्रांसलोकेशन करोगे तभी तो ए साइड फ्री होगा ना, इलोंगेशन प्रोसेस में एक बार ट्रांसलोकेशन करोगे तभी तो ए साइड फ्री होगा। तो एक जीटीपी खर्च होगा ट्रांसलोकेशन की वजह से, और एक आएगा चार्ज टीआरएनए तो जीटीपी खर्च होगा। तो elongation process में how many GTP will be used for the addition of one amino acid, for the addition of one amino acid। खुद ही सोचो ये अमीनो एसिड चौथा है, इस चौथे अमीनो एसिड को जोड़ने में कितना जीटीपी खर्च हुआ होगा, दो खर्च हुआ होगा ना, ये चौथा, सिर्फ फोर्थ वाले की बात करो भाई, एक बार ट्रांसलोकेशन कराए होंगे तो जीटीपी खर्च हुआ होगा, और एक बार इसको लाने में जीटीपी खर्च होगा। एक बार ट्रांसलोकेशन किए होंगे और फिर एक बार टीआरएनए चार्ज को लाएंगे, दो जीटीपी। और कितनी एटीपी खर्च होगा बेटा जरा बताओ, इस अमीनो एसिड को टीआरएनए से जोड़ने में तो एक एटीपी खर्च हुआ होगा ना, एक एटीपी खर्च हुआ होगा ना, खर्च हुआ होगा। यानी कि इन इलोंगेशन प्रोसेस फॉर द एडिशन ऑफ वन अमीनो एसिड, यहां से बेटा क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर है, ये एनर्जी कितना क्या खर्च हो रहा है, कहां कहां खर्च हो रहा है ये ध्यान रखना है। लेकिन कभी हायर लेवल, सुपर हायर लेवल के क्वेश्चन बना दें तो अपन कर सकते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चन यही बनेगा बेटा। फॉर एडिशन ऑफ वन अमीनो एसिड 1 ATP and 2 GTP is required। Clear? In elongation process, for the addition of one amino acid, in elongation process for the addition of one amino acid, there will be expense of 1 ATP and 2 GTP। चले भाई आगे बात करें, फिर इसको तोड़ दिया भाई, देखो ये पी साइड पर जो प्रेजेंट है फिर अमीनो एसिड, इसका ईस्टर बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहां से कार्बोक्सिलिक ग्रुप फिर से फ्री करा देंगे पी साइड पर, और ए साइड से कौन सा फ्री ग्रुप होगा, NH2। तो मैंने क्या कहा, जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा हमेशा पी साइड पर प्रेजेंट अमीनो एसिड का कौन सा ग्रुप, पी साइड पर प्रेजेंट अमीनो एसिड का कौन सा ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमेशा। और ए साइड पर प्रेजेंट अमीनो एसिड का कौन सा ग्रुप, NH2 ग्रुप। इसके बीच में बेटा पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कराया जाएगा। ये देखो टीआरएनए भागा यहां से, फिर वो जाकर के साइटोप्लाज्म में अपना चार्ज होता रहेगा, और यहां पर बन गया देखो बेटा पेप्टाइड बॉन्ड। फिर से क्या होगा बेटा, यहां पर एक बार और शिफ्टिंग, एक बार और शिफ्टिंग होगा तो पी चला जाएगा साइड ए पर, ए चला जाएगा एक कोडॉन और आगे, और फिर चार्ज टीआरएनए आएगा, और फिर पी साइड पर प्रेजेंट अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ए साइड पर प्रेजेंट अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप, इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। और ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहेगा, ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब ए साइड पर क्या नहीं आ जाए, स्टॉप कोडॉन।
UAA, UAG, UGA। याद है बेटा आप लोगों को? याद है ना? हाँ, तो ये देखो तीसरा स्टेप कह रहे हैं अपन टर्मिनेशन। तीसरा स्टेप होगा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन रिलीज फैक्टर्स, ये भी प्रोटीन फैक्टर्स हैं जिसको कहते हैं रिलीजिंग फैक्टर्स। अब रिलीजिंग फैक्टर प्रोकैरियोट में 3 टाइप के, यूकैरियोट में 1 टाइप के। फिर से वही बात, प्रोटीन फैक्टर याद नहीं रखना, इनका काम भी याद नहीं रखना, ठीक है। टर्मिनेशन। अब ये देखो बेटा यहाँ पर ए साइड पर अब क्या आ गया, जरा देखो तो UAA आ गया क्या? मान लो अभी एक बार ट्रांसलोकेशन हुआ। अब ट्रांसलोकेशन होने के बाद ए साइट जब एक नया कोडॉन फेस करता है तो उस नए कोडॉन पर स्टॉप कोडॉन आ गया। तो क्या स्टॉप कोडॉन का कोई एंटी कोडॉन वाला टीआरएनए होता है क्या? क्या स्टॉप कोडॉन का कोई एंटी कोडॉन वाला टीआरएनए होता है क्या? होता ही नहीं है बेटा। आपको याद आ रहा है ना, पिछले क्लास में अपन ने बताया था, याद है? So here no tRNA will come at the stop codon. So what will come? Release factor will come at the A site. Release factor will come at the A site. तो ये देखो बेटा यहाँ पर स्टॉप कोडॉन है, यहाँ पर रिलीज फैक्टर आता है ए साइट पर, और ए साइट पर आता है यहाँ पर रिलीज फैक्टर। तो ए साइट पर जब स्टॉप कोडॉन आ जाता है तो ये ट्रिगर करता है, एक सिग्नल देता है रिलीज फैक्टर को आने को। आ बेटा रिलीज फैक्टर एक सिग्नल देता है, स्टॉप कोडॉन रिलीज फैक्टर आ जा। अब रिलीज फैक्टर क्या करता है, इसमें रिलीज फैक्टर विद द हेल्प ऑफ जीटीपी इस बॉन्ड को तोड़ देता है। इस बॉन्ड को, जो ईस्टर बॉन्ड था ना, इसको तोड़ देता है। और रिलीज फैक्टर ही क्या करता है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट और एमआरएनए, तीनों को डिसोसिएट कर देगा, यानी पूरे कॉम्प्लेक्स को डिसोसिएट कर देगा। सब चीज अलग थलग हो जाएंगी। एक एक चीज को जोड़कर बनाए तब सारी चीजों को अलग थलग कर दिया जाएगा। जरा बताओ, पहला अमीनो एसिड जो अभी अलग हुआ होगा ये पॉलीपेप्टाइड चेन में, पहला अमीनो एसिड मिथ्योनिन होगा या नहीं होगा? पहला अमीनो एसिड मिथ्योनिन होगा। और अगर प्रोकैरियोट है तो पहला अमीनो एसिड फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन होगा। लेकिन क्या हर पॉलीपेप्टाइड चैन का पहला अमीनो एसिड मिथ्योनिन ही बनता है कि नहीं बनता है? अब तो सीख चुके हो आप, हमेशा हर पॉलीपेप्टाइड चैन का पहला अमीनो एसिड मिथ्योनिन ही बनता है। लेकिन आपको पता है बेटा, बायोमोलिक्यूल पढ़ लिया है, आपको पता होगा कि प्रोटीन प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन, सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन, टर्शियरी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है ना? पढ़ लिया ना बायोमोलिक्यूल? जब बीमार पड़ा था उस टाइम आए थे कोई सर पढ़ाने के लिए, है ना? हाँ, तो अब जरा देखो कि यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, जो सबसे पहला फ्रेशली फॉर्म्ड जो प्रोटीन बनता है, फ्रेशली फॉर्म्ड जो पॉलीपेप्टाइड बनता है, उसको कहते हैं प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं? जो अभी फ्रेशली फॉर्म्ड है इसको कहते हैं प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन। और प्राइमरी जो बनता है पॉलीपेप्टाइड, उसमें पहला अमीनो एसिड तो मिथ्योनिन ही होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, फिर सेकेंडरी, टर्शियरी जो बनते हैं उसमें से अगर मान लो किसी पॉलीपेप्टाइड चेन में पहला अमीनो एसिड मिथ्योनिन की तरह नहीं चाहिए तो हटा दिया जाता है। तो अगर किसी पॉलीपेप्टाइड में पहला अमीनो एसिड मिथ्योनिन नहीं चाहिए होता है तो हटा दिया जाता है। फ्रेशली फॉर्म्ड पॉलीपेप्टाइड में पहला अमीनो एसिड मिथ्योनिन ही होगा, लेकिन मैच्योर पॉलीपेप्टाइड में पहला अमीनो एसिड मिथ्योनिन हो ये कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है बेटा आप लोगों को ये पॉइंट? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि आप लोगों के अंदर कभी क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चन आते हैं उसको भी तो टैकल करना है ना अपने को। ठीक है, चलें आगे बढ़े। अब यहां से हमने बोला कि रिलीज फैक्टर ने क्या किया भाई, देखो यहाँ पे रिलीज फैक्टर ने इसको तोड़कर भगा दिया। अब यहां से देखो ये पॉलीपेप्टाइड बन गया। अब आप जरा ध्यान दो, यहाँ पर ये प्रोटीन फैक्टर एक जगह समराइज करके दे दिया गया है। प्रोकैरियोट में इनिशिएशन फैक्टर कितने हैं? 3। यूकैरियोट में कितने हैं? 10। अब बेटा ये मॉड्यूल में दिया है इसलिए पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैंने आपको कह दिया है क्या प्रोटीन फैक्टर याद रखना है? नहीं याद रखना है, क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है ना? क्या याद रखना है मैं बता चुका हूं, बार बार बताने का मतलब नहीं, स्टेप बाय स्टेप चीजें, एनर्जी कहां खर्च हो रहा है, दूसरा। तीसरा पॉइंट ये बोला था कि पी साइड पर पहला अमीनो एसिड आता है। चौथा पॉइंट मैंने बोला था पेप्टाइड बॉन्ड पी साइड पर अमीनो एसिड का कौन सा ग्रुप? कार्बोक्सिलिक। और ए साइड पर प्रेजेंट अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप। क्लियर है बेटा? ये याद रखने हैं।
इलोंगेशन फैक्टर प्रोकैरियोट में 3 होते हैं, यूकैरियोट में 2 होते हैं, प्रोकैरियोट में रिलीजिंग फैक्टर 3 होते हैं, यूकैरियोट में 1 होते हैं। मॉड्यूल में गिवन है, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दिस वन। ये मॉड्यूल में गिवन है, बट यू डोंट हैव टू मेमोराइज एनीथिंग एट ऑल फॉर द प्रोटीन फैक्टर्स, दैट्स ऑल। ओके, ये था बेटा प्रोटीन सिंथेसिस। कितना सिंपल था, आसानी से खत्म हो गया। ये बेटा सबसे डिफिकल्ट टॉपिक बोलते हैं ऐसा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। बताओ क्या डिफिकल्ट है, अपन तो हवा में समझ लिए एकदम मजाक में ही। और लोगों को तकलीफ कहां होती है बेटा, जो आपने पहला 2 स्टेप जो पढ़ा था ना, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, और जो आपने पढ़ा था लोडिंग ऑफ टीआरएनए, जो पढ़ा था ना पहला 2 स्टेप, वो बेटा बहुतों को हवा नहीं लगता। लेकिन जरा सोचो, जब टीआरएनए अपन ने पढ़ा था, वहां एक डायग्राम बना दिया तो चीजें क्लियर हो गई ना बहुत आसानी से। पहला 2 स्टेप तो आपको तो रिवीजन में खत्म हो गया, है कि नहीं? तो ये बेटा बहुत ही सिंपल चीजें हैं। आइए थोड़ा आगे बात करते हैं, कुछ एक आध स्पेशल पॉइंट। ये देखो बेटा, यहाँ पर स्पेशल पॉइंट, कुछ पॉइंट को डिस्कशन कर रहे हैं। ये देखो बेटा, पहले अमीनो एसिड को जोड़ने में एक एटीपी और एक जीटीपी खर्च हुआ होगा। एक एटीपी 2 जीटीपी, बात समझ में आया? एक एटीपी एक जीटीपी, सॉरी, एक एटीपी और एक जीटीपी पहला वाले अमीनो एसिड के लिए। जरा सोचो, पहले अमीनो एसिड के लिए एक्टिवेशन करके चार्जिंग किए होगे तो एक एटीपी खर्च हुआ होगा, और चार्ज टीआरएनए को एमआरएनए पर लाए होगे तो एक जीटीपी खर्च हुआ होगा। तो पहला अमीनो एसिड में एक ईटीपी और एक जीटीपी खर्च हुआ है। सबको क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? इसके बाद से दूसरे अमीनो एसिड में एक एटीपी और 2 जीटीपी। मैंने बोला दूसरा तीसरा, एलोंगेशन में तो हर अमीनो एसिड के लिए एक एटीपी और 2 जीटीपी, तीसरे अमीनो एसिड के लिए एक एटीपी 2 जीटीपी, चौथे अमीनो एसिड के लिए भी एक एटीपी 2 जीटीपी, पांचवें अमीनो एसिड के लिए भी एक एटीपी 2 जीटीपी, छठा, यानी कि बाद में जितने भी इलोंगेशन में तो हमने देखा था ना बेटा, एक बार ट्रांसलोकेशन कराओगे तो जीटीपी, और एक बार चार्ज टीआरएनए लाओगे तो जीटीपी, 2 जीटीपी हो गया। और चार्ज टीआरएनए पर अमीनो एसिड को जोड़े होगे इलोंगेशन प्रोसेस में, तो वहां पर भी तो एटीपी लगा होगा। क्लियर है ना? अब जरा देखो बेटा, यहां पर रिलीज फैक्टर जब इस बॉन्ड को तोड़ करके अलग करता है तो आखिरी में एक और एक्स्ट्रा जीटीपी खर्च होता है। रिलीज फैक्टर भी तो विद द हेल्प ऑफ जीटीपी इसको तोड़ करके अलग करता है। अब बेटा कहां कहां एनर्जी खर्च करता है, इसको मैंने एक समरी से खत्म कर दिया। ठीक है, एक समरी से खत्म कर दिया कहां कहां एनर्जी खर्च होता है। क्लियर है? पिक्चर बन रहा है? कुछ पिक्चर बन रहा है ना भाई? ये बेटा बहुत बच्चे उलझते हैं इस टॉपिक में, बहुत बच्चे उलझते हैं। इसके लिए तो एक्स्ट्रा क्लासेज लगा करती हैं रेगुलर, लेकिन बहुत सिंपल है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है टॉपिक। ठीक है ना? चलिए, तो इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन टू ऐड 1 अमीनो एसिड, हमने कहा था ना कि 1 एटीपी 2 जीटीपी इज रिक्वायर्ड। हमेशा एक एटीपी 2 जीटीपी का खर्च होगा। हाँ बेटा, हृदयांश बोला था ना बेटा, IF3 जो होता है वो अलग करके रखता है ना, लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट। मुझे पता था ये क्वेश्चन आप लोग पूछोगे, तभी मैंने प्रोटीन फैक्टर का फंक्शन बताया था, वरना मैं नहीं बताता। हृदयांश पूछ रहे हैं सर राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट अलग होते हैं, तो मैंने बताया था ना बेटा IF3 अलग करके रखता है। मैंने इसीलिए बोला था, मुझे पता था आप लोगों का क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन आएगा। प्रोटीन फैक्टर बताने के पीछे रीजन ही यही था कि आपके क्यूरियस क्वेश्चन उठेंगे जो उसका सवाल का जवाब मिल जाए, वरना क्वेश्चन कोई पूछने वाला नहीं है प्रोटीन फैक्टर के ऊपर। ये बस आपकी क्यूरियोसिटी के लिए मैं बता रहा हूं, मुझे पता है मैं नहीं बताऊंगा ना, फिर भी कोई ना कोई डाउट पूछेगा, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया। IF3 क्या करता है, लार्जर स्मॉलर को अलग अलग करके रखता है। टू ऐड 25 बेटा, टू ऐड 25 अमीनो एसिड, टू ऐड 25 अमीनो एसिड, इलोंगेशन प्रोसेस की बात हो रही है। जरा बताओ कितने एटीपी कितने जीटीपी, ये मॉड्यूल में क्वेश्चन है। हाँ निष्ठा, वेरी गुड। अब 25 अमीनो एसिड को और ऐड करना हो इसी में और 25 अमीनो एसिड को ऐड करोगे इसी में, तो 25 एटीपी 50 जीटीपी, 25 एटीपी 50 जीटीपी, है ना? चलें, तो ये बात थी बेटा प्रोटीन सिंथेसिस, बहुत ही सिंपल सा था।
क्लियर था? ये बेटा टोटल कैलकुलेशन कृष्ण बेटा आपको इस पे करना पड़ेगा ना, टोटल कितने अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चैन है उसके हिसाब से कर लेना। मैंने एनर्जी बता दी है भाई, कहां कहां खर्च होता है। अब बात आती है बेटा जीन रेगुलेशन, ठीक है। अब बात आता है जीन रेगुलेशन। भाई अपने पास अभी 10 मिनट है तो थोड़ा सा जीन रेगुलेशन के बारे में आइडिया लें, फिर से आएंगे तो अपन चीजों को रिवाइज कर लेंगे, और तो क्या अच्छी बात होगी। बात कर रहे हैं जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन का मतलब क्या बेटा, जीन का स्विच ऑन स्विच ऑफ मैकेनिज्म। स्विच ऑन स्विच ऑफ मैकेनिज्म यानी कि जीन से प्रोटीन बनाओ या ना बनाओ, यही है जीन रेगुलेशन। ऑन एंड ऑफ मैकेनिज्म इज कॉल्ड रेगुलेशन। अब बात यह आ गया बेटा, यहां पर बात यह आ रही है कि क्या बेटा सेल के अंदर या हमारे शरीर के अंदर हर वक्त प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है क्या? नहीं होता ना, हर वक्त प्रोटीन का रिक्वायरमेंट नहीं होता। और मैंने बोला कि अगर प्रोटीन अननेसेसरी ज्यादा अमाउंट में भी बन जाए तब भी शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, हार्मफुल इफेक्ट आ सकता है। तो बेटा एज पर द रिक्वायरमेंट प्रोटीन हैज टू बी सिंथेसाइज्ड, यानी कि जीनों को ऑन एंड ऑफ मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा, so that we have a successful life, so that we won't have any side effects. So the gene as per the requirement should do its work. अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने कार्य को करना चाहिए। सो रेगुलेशन शुड बी प्रेजेंट। यस दिव्या, वेरी गुड। तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूं जीन रेगुलेशन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ स्विच ऑन स्विच ऑफ मैकेनिज्म। लेकिन बेटा यहां पर जो जीन भी होता है दो टाइप का। जीन कितने टाइप के बोल रहे हैं अपन? दो टाइप के। एक तो कहेंगे बेटा कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन इसको कहते हैं हाउस कीपिंग जीन, इसका दूसरा नाम हाउस कीपिंग जीन भी है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होता है ना बेटा, ये ऑलवेज ऑन रहता है, ऑलवेज ऑन रहता है, इसको कभी ऑफ नहीं कर सकते। अगर ये जीन ऑफ हो गया ना, अपन भी ऑफ हो जाएंगे। आपको पता है शरीर में कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट हर वक्त चाहिए। एसेंस, हाँ एटीपी वाले, हाँ उत्कर्ष बेटा वेरी गुड। आपको पता ना एटीपी बनाने वाले जो होंगे, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा है क्या आपने? ग्लाइकोलाइसिस पाथवे पढ़ा है ना? जरा सोचो, उसके एनर्जी, उसके एंजाइम चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे बेटा? हर वक्त चाहिए होंगे ना। जब उसके एंजाइम हर वक्त चाहिए यानी कि उसका जीन हर वक्त काम करना चाहिए। तो बेटा शरीर में क्या होता है, कुछ जीन ऐसे होते हैं जिनका, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा होगा ना भाई, है कि नहीं? तो उसमें क्या होता है कि कंटिन्यूअसली आपको वो एंजाइम बनने चाहिए, तभी हम सरवाइव कर सकते हैं। तो शरीर में आपको दो टाइप का जीन मिलेगा। एक टाइप का ऐसा जीन जिसका रेगुलेशन नहीं होता, दूसरे टाइप का ऐसा जीन जिसका रेगुलेशन होता है। ठीक है, चलें आगे आ जाएं बेटा। These genes are always remain active, always on। आगे बात समझ में। अब बात आ गई यहां पर, their products are constantly needed for cellular activity। इनके प्रोडक्ट सेलुलर एक्टिविटी के लिए कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्ड होंगे। फॉर दिस जीन नो नीड ऑफ रेगुलेशन, इसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं कराना है हमें। एक दूसरे टाइप का जीन हम बात करेंगे, जैसे एग्जांपल जीन फॉर ग्लाइकोलाइसिस, ये तो हमेशा चाहिए बेटा, हमेशा ऑन होना चाहिए जीन फॉर ग्लाइकोलाइसिस। दूसरे जीन के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन का एक और नाम दिया ना हमने बेटा, हाउसकीपिंग जीन। हाउसकीपिंग का मतलब क्या होता है? पहली बात, हाउसकीपर शब्द का मतलब समझो। हाउसकीपर या हाउस कीप करना मतलब वो जो हमारे घर को सुरक्षा दे रहा है, हमारे घर को सुरक्षा दे रहा है, तभी तो कह रहा है वो रखवाली कर रहा है कि नहीं? अब जरा सोचो, ऐसा जीन अगर बंद हो जाए, अगर ऐसा जीन काम करना बंद कर दे तो सेल ही निपट जाएगा, ऑर्गेनिज्म ही निपट जाएगा। इस तरह से समझ लो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन या हाउसकीपिंग जीन ऐसे समझ लो अपने पेरेंट्स के हिसाब से। हमारे पेरेंट्स दिनों रात बिना थके हारे, जरा सोचो हमारे लिए कितना मेहनत करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, 24/7 लगे रहते हैं, हमारी बेहतरी के लिए बस सोचते रहते हैं। तो उनका क्या है, पूरा मेहनत हर वक्त इसलिए जुटा हुआ है, सो वी कैन सर्वाइव एंड हैव अ बेटर लाइफ, so we can achieve all that we can do on earth।
हम वो हर चीज अचीव करें जो हम कर सकते हैं इस अर्थ पर। तो उसी तरह से जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूटिव जीन हर वक्त बिना थके हारे काम करते हैं, यू कैन इमेजिन इट विथ योर पेरेंट्स और आर पेरेंट्स। वो भी दिनों रात जो है अपने काम करते रहते हैं ताकि अपने को क्या हो, जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंचाया जा सके। तो बिल्कुल बेटा आप पढ़ रहे हो, ये इसलिए बात ला रहा हूं क्योंकि ऑफलाइन में थोड़ी बहुत बातें हो जाती हैं, लेकिन अभी मैं जानबूझ करके जो है जाने वाला हूं तो सोचा थोड़ी सी बात कर दूं। आप बेटा क्या करना, अगर मान लो मैं 1 हफ्ते में जा रहा हूं तो कोई टॉपिक छूट गया हो, कोई प्रॉब्लम आ गई हो, किसी भी कारण से हमारा सिलेबस लैग हो गया हो, तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको एक बार रिवाइज कर लोगे या जो छूटा होगा उसको बैकलॉग को कवर कर लोगे 1 वीक। फिर बाद में आऊंगा जो थोड़ी बहुत आने के बाद, मेरा बहुत ज्यादा नहीं है सिलेबस, थोड़ा सा ही है, आई वॉन्ट स्टे लॉन्ग, आने के बाद थोड़ा बहुत पोर्शन और रहेगा उसको कवर करूंगा। तो आप जो है जो बचे कुचे चीजें हैं उसको कवर कर लो। फिर मान लो मैं दूसरे फेज में फिर चला जाऊंगा, तो उस टाइम फिर वहां के बच्चों को मैं टाइम दूंगा ना ज्यादा बेटा, फिर आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा ज्यादा। अभी तो फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो बेटा मैं आपको ज्यादा अटेंशन दे सकता हूँ, है ना। इसलिए आई हैव गिवन यू माय फोन नंबर ऑल्सो, है ना, आपको फोन नंबर भी दिया है। तो आप एक बार जो भी बैकलॉग है, कोई भी चीज है, प्रॉब्लम है, 1 वीक के अंदर आप उसको समराइज कर लो, है ना। आगे क्लास लूंगा, आकर के मैं क्लास लूंगा, अभी तो मॉलिक्यूलर मुझे ही खत्म करना है ना। एंड होपफुली आई विल आल्सो टैकल बायोटेक्नोलॉजी, लेट्स सी व्हेन आई विल कम, देन आफ्टर दैट आई विल डिसाइड, है ना। बायोटेक्नोलॉजी आई विल डिसाइड, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक। आगे आइए, दूसरा बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन जिसको हम कह रहे हैं स्मार्ट जीन, लग्जरी जीन। देखो बेटा यहां पर बात आ रही है लग्जरी। लग्जरी का मतलब क्या होता है, आराम फरामोश, आराम फरामोश, लग्जरी मींस आराम। अब जरा खुद समझो बेटा यहां पर कि हर जीन के पास ऐसी लग्जरी होती नहीं आराम करने की, लेकिन नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन ऐसा है कि वो ऑफ भी हो सकता है, यानी आराम करने की इसके पास साधन है, ठीक है ना। लाइक आवर पेरेंट्स, दे डोंट हैव लग्जरी टू यू कैन से गो ऑन लाइक बिना कोई थॉट प्रोसेस, बिना कुछ सोचे समझे, बिल्कुल स्विच ऑफ मोड में चले गए, खाली कोने में बैठ गए, नहीं। दे ऑलवेज कंटिन्यूअसली थिंक फॉर आवरसेल्फ, हमेशा हमारे लिए सोचते हैं। लेकिन नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन ऐसा है जिसके पास लग्जरी है, जैसे हम, जैसे हम, है ना, हमारे पास लग्जरी है, कभी ऑन होते हैं, कभी ऑफ होते हैं, कभी तो खूब चार्ज हो जाते हैं, कभी इतना चार्ज हो जाते हैं कि लगता है कि भाई आज तो ऐसा पढ़ाई करेंगे कि फोड़ के ही रखेंगे। एक ही दिन इतने जोश में आ जाते हैं कि पूरा दिनों रात पढ़ लेते हैं और फिर अगले दिन जो है तबीयत से सोते हैं, पूरे दिन सोते हैं। एक दिन तो पूरा दम लगा दिया, दूसरे दिन पूरा दिन भर सो लिया। पढ़ाई ऐसे नहीं होती है, पढ़ाई बेटा एक कंटिन्यूटी से होती है। डेली स्लीप 6 से 7 घंटे होने चाहिए। कईयों की आदत है दोपहर में सोने की, मैं बोलता हूँ दोपहर में नहीं सोना चाहिए। आप एक ही बार सो, बल्क में सो लो 6 से 7 घंटे में बस। आप जरा सोचो कि जब दोपहर में आप सोते हो तो उसके पहले कुछ टाइम खराब होता है कि नहीं होता है, क्या फटाफट नींद आ जाती है, क्या फटाफट नींद आ जाती है आपको, कुछ टाइम लगता है ना। सोने से पहले कुछ टाइम लगता है, उठने के बाद एक्टिव होने में कुछ टाइम लगता है, टाइम खराब हो गया अपना ऐसी खाली फोकट में। इतना कर सकते हो, रेस्ट एक अलग चीज है। लाइक मैंने पढ़ा, अभी पढ़ने के बाद 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे एक रेस्ट अपनी जगह पर है। हर इंसान पूरा 24 आवर मेहनत भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत आप आराम कर लें। चलिए आइए, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन का मतलब यहां पर हो गया स्मार्ट जीन, स्मार्टली काम करता है इसलिए स्मार्ट जीन भी नाम दे दिया, और इसको लग्जरी जीन भी नाम दे दिया। तो यहां पर दीज जीन्स आर नॉट ऑलवेज रिमेन एक्टिव, ये ऑन भी होते हैं, ऑफ भी होते हैं, ऐसे जीन को कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। अब ये देखो यहां पर जीन ऑन होगा तो मतलब प्रोटीन बनेगा, और जीन ऑफ होगा तो आरएनए भी नहीं बनेगा और प्रोटीन भी नहीं बनेगा, ठीक है। Their products are not constantly needed for cellular activity, ठीक है। अब जाहिर सी बात इनका प्रोडक्ट कॉन्स्टेंटली नीडेड नहीं है, तो रिक्वायर्ड होगा तो प्रोटीन को बनाएंगे, रिक्वायर्ड नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे। अब ये ऑन ऑफ कैसे होता है नेक्स्ट क्लास में अपन समझेंगे ही सही, जब भी मैं लौट करके आऊंगा। फॉर दिस जीन रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड, ऐसे जीनों के लिए रेगुलेशन चाहिए, और इसके लिए 2 टाइप का जीन होगा, एक तो इंड्यूसिबल, दूसरा रिप्रेसिबल, 2 टाइप का।
जिसमें इंड्यूसिबल में जनरली जीन ऑफ होता है, कभी कभी ऑन होता है, रिप्रेसिबल में जनरली ऑन होता है, कभी कभी ऑफ होता है। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल वाले पॉइंट को आने के बाद, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को अपन डिस्कस करेंगे आने के बाद। यहां पर एक्सप्लेनेशन है थोड़ा इस जगह पर, इसको एक्सप्लेन करेंगे अपन आने के बाद, ठीक है। चलें, बाय बाय, विल सी यू गाइस आफ्टर 1 week। यू कवर योर बैकलॉग and whatever the doubt you have, you just keep it with you and you can ask me। okay, bye bye। चले बेटा, बाय बाय।